वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 14 जनवरी, ट्यूसडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो देखिए न्यूज़ में आज 2-3 आर्टिकल हैं। प्रिलिम बेस्ड ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। आज एनालाइज बेस्ड एडिटोरियल पे कोई न्यू आर्टिकल कोई न्यू पर्सपेक्टिव मुझे नहीं दिखा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड पे है। देखिए अभी आपको पता होगा लास्ट वीक यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज ने सब अपनी रिपोर्ट में बताया कि भैया जो 2024 अभी गुजरा है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है, जो कि अभी प्री इंडस्ट्रियल से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड कर चुका है। और इसीलिए सभी ने इस रिपोर्ट ने बोला कि 2024 जो है अभी तक का वार्मेस्ट ईयर रहा है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2025 इससे भी गर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब राइटर बता रहे हैं कि अभी देखिए अकॉर्डिंग टू यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ बात करें तो लास्ट ईयर अक्टूबर की भी बात करोगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। ऑल्दो जैसे अगर आप बात करोगे तो अक्टूबर में भी है ना काफ़ी विंटर का सीज़न होता है, लेकिन वहाँ पे भी वार्मनेस बनी हुई थी। तो उसी चीज़ को इन्होंने कहा कि अगर आप इसको सही नहीं करोगे तो आने वाले टाइम पे 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एकदम से हाई कर जाएगा। ठीक है, और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 10 साल से टेम्परेचर जो है यहाँ पे पेरिस पैक्ट होने के 10 साल हो चुके हैं। 2015 में हुआ था और अब 2025 आ चुका है। टेम्परेचर इंक्रीज़ ही हुआ है यूएन स्टडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यूएन की रिपोर्ट ने भी अभी लास्ट मंथ बताया कि यूएनएफसीसी का जो COP29 की मीटिंग हुई थी बाकू में, अजरबैजान की कैपिटल में, तो वहाँ पर भी जो है खास इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया है। ऑल्दो ये बताया गया है कि अब जो है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अलावा अब जो है क्लाइमेट की नेगोशिएशंस के लिए कोई नई ट्रीटी या कोई नया जो है मेथड्स लेके आया जाएगा। न्यू फॉर्म अब जो नया जो भी मीटिंग कोप की होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स एक चीज़ तो कंफर्म है कि जितने भी अभी तक कोप की मीटिंग्स हुई हैं, है ना, जितने भी प्लड्स लिए हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल के कंट्रीज़ ने, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने में वो इतने ज़्यादा सफल नहीं साबित हुए हैं। आपको पता है हमारा जो डेवलपिंग नेशंस हैं, है ना, उन लोगों को इन्होंने प्रॉमिस करा था कि हम हर साल 100 बिलियंस देंगे। और अभी फाइनली बाकू अजरबैजान वाली जो समिट है उसमें कितना प्रॉमिस किया है इन्होंने? 300 मिलियन बोला है, वो भी बिलियन नहीं, मिलियन बोला है। और वो भी 2030 के बाद से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब एक सीरियसनेस नहीं दिख रही है। यही चीज़ इसमें राइटर के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सप्लेन पेज से काफ़ी आर्टिकल्स हैं, 2-3 आर्टिकल्स हैं। देखिए जिनोम प्रोजेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया अब जो है अपने जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे काम करेगा। जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट होता क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जीन से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ना इंडिया 10,000 जिनोम सिक्वेंस तैयार करेगा जो मेनली 99 एथनॉमिक पॉपुलेशंस की होगी, जो पूरी ओवरली हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी अलग अलग पॉपुलेशन, जैसे नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, साउथ में अलग है, तो अलग अलग डायनेस्टी कह रही हूँ, अलग अलग जीन के लोगों के जो एथनिक ग्रुप है वहाँ से जीन को कलेक्ट करके एक पूरा डेटा बैंक बनाया जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑल्दो देखिए इसमें ना 2 सीक्वेंस में काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें होगा क्या, जैसे सबसे मेन चीज़ आपको पता है डीएनए डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम कॉमनली डीएनए बोलते हैं, है ना, या फिर जीनोम कहा जाता है, जिसके बेसिस पे आपकी पूरी कुंडली निकाली जा सकती है, आपके एंसेस्टर से लेकर आपके पूरे फैमिली का स्ट्रक्चर्स, आपका जो डिजीज़ है वो क्या है, आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है ना, आपका हेल्थ सिस्टम, आप किस तरीके से जो है आगे एज आपकी बढ़ती जाएगी, आपके स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स या बॉडी में क्या क्या होगा, ओवरऑल आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ दे सकती है, आपकी जीन देती है या फिर आपका डीएनए देती है। ठीक है, और इसमें 4 तरह के लेटर्स होते हैं, ACGT, आपने पता होगा बेसिक एनसीईआरटीज़ में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो अब यहाँ पे है बिलियंस ऑफ पेयर्स हैं हमारे हर एक इंसान के जीनोम में। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जीनोम की स्टडी होगी, यहाँ पे हर एक सेल जो होता है आपका, सबसे छोटा जो सेल होता है, उस एक सेल में भी आपका डीएनए, है ना, एक डीएनए पूरा मौजूद होता है, जिसमें अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से, है ना। तो इसका पूरा एक अपना 4 तरह का जो ACGT का पूरा स्ट्रक्चर लिया हुआ है ना, पूरा इसका एक सेट होता है। तो हर एक सेल के अंदर में इसका पूरा जीन होता है, हर एक पूरा प्रॉपर जो उसका सिस्टम है ना। तो उसी एक पर्टिकुलर एक सेल स्पेशली कहाँ से लिया जाएगा, ब्लड से लिया जाएगा। ठीक है, उस जीन से यहाँ पे पूरे हर एक इंसान की जो हेरिडिट्री है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाएगा उसके बॉडी से। ठीक है, स्मॉल पीसेस में किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में ओवरऑल
ओवरऑल वर्ल्ड की 46,100 अलग अलग स्पीशीज़ की, जो अलग अलग जीन की यहाँ पे डाइवर्स के लोग रहते हैं। तो ऑल्दो 2020 में ही जीनोम प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका था, अप्रूव मिल चुका था, यहाँ पे 2020 से ही ये शुरू हो चुका था, लेकिन अब जो है वापस बायोटेक्नोलॉजी ने इस पर काम करना शुरू किया है, तेज़ी से रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। यहाँ पे 20 साइंटिस्ट अलग अलग इंटरनेशनल लेवल से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ओवरली 135 मिलियन जेनेटिक वेरिएशंस होंगे, ठीक है। अब जैसे इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए क्या हेल्प होगा ना। अब जैसे मान लीजिए इंडिया के, क्योंकि क्या होता है कि जीन, हर एक इंडिविजुअल का जीन अलग होता है। सोचिए 99 एथनिक ग्रुप है, तो सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंशिएट वेरिएशंस है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है MYBP3C करके एक म्यूटेशन है, एक तरह का जीन है जो यंगेस्ट या एडल्ट में पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है। कार्डियो यानी हार्ट अटैक वगैरह जो बीमारी है वो यंग लोगों में देखी जाती है इस म्यूटेशन की वजह से, इस जीन के म्यूटेशन की वजह से, जो 4.5% सिर्फ और सिर्फ इंडियंस में ही है। ये ग्लोबली कहीं नहीं मिलता, ये रेयर है। तो इससे पता चलता है कि वर्ल्ड लेवल और इंडिया में जो यंगस्टर या इंडिया के जो जीन के लोग हैं उनमें कितनी अलग डिफरेंट डिजीज़ या फिर कोई भी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए सेकेंड फेज़ में क्या होगा कि इसी से रिलेटेड सारे रिसर्च होंगे, हेल्थ वंस को मतलब इससे क्या डिजीज़ है, क्या जेनेटिकल चेंजेस हैं, कहाँ हम सही कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए आपको पता है डिफरेंट कैंसर्स, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह के डिजीज़ होते हैं, तो उसकी आइडेंटिफाई होगी, फिर उसके लिए सॉल्यूशंस निकाला जाएगा, है ना। वेरी भी तो कर सकती है ना बहुत सारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे होप सो अब ये जीनोम प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो, ठीक है। जैसे अगर आपने एक वेब सीरीज़ है द ब्रेक थ्रू करके, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक 16 साल के पुराने केस, मर्डर केस हो जाता है एक बच्चे का और एक फीमेल का। तो वो जो पुलिस होता है वो कम से कम, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो कम से कम 16 से 18 साल हो चुके होते हैं उस केस के पीछे, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होता कि किसने मारा है। तो वो जो जिसने मारा था ना उसका जीन मिल जाता है ना, उसका DNA। लेकिन ये 16, 17, 18 साल बाद जब वो टेक्नोलॉजी बनती है ना USA में, तब किसी एक रिसर्चर जिस पे इसने DNA पे काम किया होता है, उन्होंने उस पुलिस की हेल्प करके फिर वो केस सॉल्व होता है कि एक्चुअल में किसने किया था वो, थ्रू द जीन, है ना। क्योंकि 16-18 साल तक केस इसीलिए पेंडिंग में रहा क्योंकि एविडेंस नहीं था, पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं है ना। ये बहुत पुरानी है। तो ये वेब सीरीज़ भी आप देखना, है ना, कभी टाइम मिले तो, ठीक है। तो वैसे ही ऐसा है, और इंडिया में भी अगर आ जाएगा तो देखिए बहुत सारे डिजीज़ के अलावा ना आप ओवरऑल सोचिए, जैसे जितने भी मर्डर केसेस होते हैं या फिर और भी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जीन बैंक होगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली, बहुत जल्दी, वरना बहुत लेट प्रोसेस होता है यहाँ पे, है ना। तो चीज़ें, इसके अलावा देखिए अभी यूनाइटेड नेशन की तरफ से ना मंडे को ये अनाउंस किया गया है कि अब USA ना AI चिप के लिए ना स्पेशली जो GPU बेस्ड है ना, ग्राफिकल प्रोसेस्ड जो यूनिट्स हैं, ग्राफिक प्रोसेस जो स्पेशली गेमिंग के लिए होती हैं, जो आपको वीडियोस में जो मॉर्फिंग होके वीडियोस दिखती हैं, है ना, उन सब में ये GPU हाई रेजोल्यूशन वाला यूज़ होता है। तो यहाँ पे अमेरिका ने अनाउंस किया है कि इसे कुछ कंट्रीज़ में बैन किया जाएगा या वहाँ एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में ही अलाउ रहेंगी ये वाली, या फिर अगर अलाउ होती भी हैं तो वहाँ उन कंट्रीज़ की जो PC है यानी कंप्यूटर है, उनके स्टोरेज और उनकी कैपेसिटी के बेसिस पे ही ये GPU बनाया जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है इस चीज़ का तो नहीं बताया गया है इन्होंने रीज़न, लेकिन जहाँ तक इसका दो मेनली हो सकता है, एक तो इकोनॉमिक में हो सकता है कि बहुत ओवर डिमांड ना बढ़ जाए या ओवर कंपटीशन या मोनोपोली होने का चांसेस भी है पर्टिकुलर एक कंट्री का। दूसरा जो है इसका एथिकली इशू बहुत कंसर्निंग है, जिस तरीके से वीडियोस मॉर्फ हो रही हैं, है ना, जिस तरीके से वीडियो फोटोज़ वगैरह AI के थ्रू बनाया जा रहा है, तो वो मिसयूज़ होने का चांसेस है। यहाँ पे कुछ नेशंस हैं, यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि यहाँ पे 18 कंट्रीज़ हैं जो एग्जेम्प्ट है GPU के यूज़ एडवांस लेवल के लिए। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम मोस्टली सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। बाकी नेशंस के लिए यहाँ पे बैन है। तो यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस ये और नया बनाएंगे, अभी बताया है, अभी आया नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था ये। यूरिया की सक्सेस स्टोरी पे देखिए क्या है, सिंपली मैं बताती हूँ। एक्चुअली अभी ना रिकॉर्ड डेटा निकला है, तो इसमें बताया गया है कि अभी रिसेंटली जो 6 यूनिट है ना यूरिया के हमारे पास, कौन से हैं, जो ब्रांच वो है कंपनी है चंबल फर्टिलाइज़र, RFCL, मैटिक्स, HURL के 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। जैसे गड़पन ये कोटा में है, ठीक है। रामगुडान करके RFCL का ये है आपका तेलंगाना में, पनगढ़ आपका ये पड़ जाता है, मैं भूल गई, गोरखपुर UP हो गया, ठीक है। सिंदरी आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है।
तो ये ना लोकेशंस हैं, इन 6 यूरिया प्लांट ने क्या किया है, अच्छा खासा प्रोडक्शंस को एक बढ़ाया है। अभी जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए देखोगे तो जहां हमारा पहले 2019 में यूरिया का प्रोडक्शन 244 मिलियन टन था और हम 91% जो है 91 मिलियन टन जो है इंपोर्ट कर रहे थे, और आज 2024 नवंबर तक जो है 205 टन जो है हम बना रहे हैं, लेकिन 32 ही टन पे हम डिपेंडेंट है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम बाहर से। दैट मीन्स कितना रिडक्शन हुआ है इंपोर्ट करना, ठीक है। तो ये 6 प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है। और अभी रिसेंटली ये मेनली प्लांट किन किन एरिया में है, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा कवर किया गया है इसके प्लांट को, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा में। और नया प्लांट एक आने वाला है उड़ीसा के अंगूल डिस्ट्रिक्ट में, तालचर में, ठीक है। तो एक नया प्लांट बनेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे राइटर ने बताया। क्योंकि देखिए ऑल्दो अभी क्या है, यहाँ पे आपको बताया डाई अमोनिया फॉस्फेट की डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ऊपर से ये बैटरीज में यूज़ होने की वजह से यहाँ पे शॉर्टेज काफ़ी फेस किया जा रहा है। तो अब बात बताई जा रही है कि ये जो कंपनीज़ हैं यूरिया की, अब ये यूरिया को प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगी, ठीक है, ताकि डाई अमोनिया का जो है, ऑल्दो ये लॉस है, बाकी तो ये कितना करेंगे क्या है, ये सब चीज़ें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका थोड़ा सा मैं स्टैटिक भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है कि एलिफेंट, अब देखिए क्या हुआ कि आपको पता है बहुत सारे, स्पेशली जो केरला है, यहाँ पे एलिफेंट का यूज़ ना जो कल्चरल सेरेमनीज़ होती है ना, पूजा वगैरह में, ओणम जैसे फेस्टिवल होता है, ये बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स का भी, शादी है ना, उनमें एलिफेंट को यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव, यानी वो एक शान दिखाती है, एक किंगशिप वाली, या फिर एक अच्छा वेल्दी बैकग्राउंड दिखाता है। रेंट देना पड़ता है ना, हर एक अलग अलग है। जैसे यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जैसे अगर आप शादी देखोगे तो बारात लेके जाते हैं घोड़ा, तो ये सब रिचुअल्स है ना, पुराने ट्रेंड्स के चले हुए हैं, वो सब चीज़ें आपके फैमिली की वेल्थ को दिखाती है ना। तो वैसे ही तो क्या होता है, अभी हाई कोर्ट ने ना बैन कर दिया था, केरला के हाई कोर्ट ने, कि इस तरीके से आप कमर्शियली एलिफेंट्स का यूज़ नहीं करोगे। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के एक्शंस पे, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, तो फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो अभी लास्ट वीक ना 40 साल के एक हाथी ने क्या किया, 24 लोगों को चोट पहुंचाया है, मारा है, ठीक है, इंजर्ड किया काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे इंडिया के एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन FIEPO जो है, उसने और भी जो है ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज किया है। तो इसलिए ये आर्टिकल है पूरा, इसका हम स्टैटिक देख लेते हैं थोड़ा। देखिए एलिफेंट का देख लेते हैं। तो एलिफेंट आपको पता है नेचुरल हैबिटाट है, ये कीस्टोन स्पीशीज़ कहलाती है पूरे इन्वायरमेंट की। कीस्टोन का मतलब होता है कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट है ना, अगर वहाँ पे अगर एलिफेंट नहीं है ना, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का मिलना बहुत मुश्किल है। ये कीस्टोन है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, हमेशा याद रखेगा, ठीक है। ये बहुत एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट भी होते हैं, इन्हें रास्ता, इनके एंसेस्टर्स के ढूंढे हुए रास्ते भी इनको याद होते हैं, और वो कैसे आते हैं, जीन से आते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारे ओवरऑल इंडिया में जो है 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं। इंपॉर्टेंट रिजर्व आपको याद होना चाहिए। और आपको पता है आए दिन ह्यूमन एलिफेंट का जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो यहाँ पे जो कॉरिडोर्स है उसकी बात होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, जो योजना है गज यात्रा है। इसके अलावा इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो सेंसस 2017 के अकॉर्डिंग हमारे पास नियरली 30,000 के आसपास जो है एलिफेंट है, और जो कि 60% है ग्लोबल पॉपुलेशंस के। कर्नाटका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है, उसके बाद असम है, उसके बाद केरला है, ठीक है। अभी कंजर्वेशन की स्टेटस की बात करें तो ऑल्दो देखिए 3 तरह के एलिफेंट मिलते हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट, अफ्रीकन सवाना और एशियन एलिफेंट। हमें याद ज़्यादातर वैसे तो एशियन का करना है, इंडेंजर्ड है। बाकी IUCN के अफ्रीकन फॉरेस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सवाना जो है इंडेंजर्ड है। और हमारा जो कन्वेंशन के फेसिस पे अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस में शेड्यूल 1 है, अपेंडिक्स में 1 है, इसके अलावा जो साइट्स है उसमें भी एशियन 1 है, ठीक है। दैट मीन्स अब आप अफ्रीका का याद रखेगा, नॉर्मली फॉरेस्ट हो, सवाना हो, साइट्स में भी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी ये सेकेंड आएगा। लेकिन हमारा जो है अफ्रीका तो क्या आएगा वाइल्ड लाइफ में, लेकिन साइट्स में तो ये सेकेंड है। इंडिया का अपेंडिक्स 1 में है, दैट मीन्स ज़्यादा सेंसिटिव है ये, है ना, थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल में देखें तो माइक साइट, आपको पता होगा साइट्स के अंडर में माइक एक प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स के तहत 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन साउथ एशिया में 2003 से शुरू हुआ है ये, ठीक है। हमारे पास ऑल्दो देखिए 33 रिजर्व्स हैं, लेकिन 33 के 3 जो हैं माइक्स के साइट्स में नहीं आते, कुछ ही हैं, जैसे चिराग रिपू, देमोली, दिहिंग, गारो, ईस्टर्न द्वार्स, मयूरभंज, शिवालिक, मैसूर, है ना, एलिफेंट रिजर्व। इसके अलावा नीलगिरी और वायनाड एलिफेंट रिजर्व, यही जो है माइक में आते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए, UPSC ने पूछा किया है।
पूछा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद यूरिया की बात करें तो देखिए ये क्या है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है, स्पेशली 46% नाइट्रोजन होता है इसमें, और भी मिक्स चीज़ें होती हैं इस यूरिया के अंडर में, ठीक है। ये लो कॉस्ट होता है, एक तो फ़ायदा ये है, करता क्या है ये, इसमें क्या होता है कि देखिए ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में भी होता है और इसमें भी जो मौजूद होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है ये, ठीक है, और सॉइल माइक्रोनिज्म में ये मिल जाता है और इससे यूरिया को जो है ग्रोथ होती है, क्रॉप की ग्रोथ होती है, स्पेशली जो रूट की ग्रोथ होती है ना वो इससे ही होती है, ठीक है। और कैटल फील्ड में भी यूज़ होता है, इसके अलावा इंडस्ट्री जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में आज भी 42% एग्रीकल्चर सीधा सीधा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रहा है, और इंडिया में जीडीपी एग्रीकल्चर से 18% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही है, ऑल्दो कम है ये, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन रोल किसका है, फर्टिलाइजर का है, वाटर का है, सीड्स का है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लेती है, यूरिया सब्सिडी, न्यू यूरिया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, है ना, नीम कोटेड यूरिया, इस तरीके से बहुत सारे नैनो यूरिया, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जो यूरिया को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने लिए हैं। याद रखिएगा जो 6 वो थे, क्या बोलते हैं, प्लांट जो थे वो नाम दे के पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात याद रखना, यूरिया के लिए हम सेल्फ डिपेंड नहीं हुए हैं, अभी भी नियरली हम 40 मिलियन टन के आसपास, 35 to 40 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आज का आर्टिकल था, थैंक यू।